नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रकाश विरार और आप देख रहे हैं एफसी टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं वरदान गुप्ता जी के पास। अब वरदान गुप्ता जी कौन है? वरदान गुप्ता जी अमौली के रहने वाले हैं और इन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करी है, जिसमें इनको बीडीओ का पद मिला है। वरदान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जो परीक्षा पास करी है यूपी पीसीएस की और उसमें बीडीओ का पद मिला है, तो सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दर्शकों को दे दीजिए। हमारा आपका तो परिचय है, दर्शकों को परिचय दे दीजिए। आप कौन हैं और आपने कौन सी परीक्षा पास करी है, क्या आपको रैंक आपकी आई थी, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, मेरा नाम वरदान गुप्ता है जी। मैं अमौली ग्राम का निवासी हूँ। मैंने यूपी पीएससी की परीक्षा में रैंक 6 के साथ बीडीओ का पद प्राप्त किया है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो बीडीओ का पद आपने प्राप्त किया है। यूपी पीसीएस जो परीक्षा आपने दी, तो क्या ये प्रथम बार में आपका ऐसा हुआ है या फिर इसके पहले भी आप परीक्षाएं दे चुके हैं? जी, मैं पहले ही प्री का एग्ज़ाम देता रहता था, लेकिन मेरा प्री नहीं हो रहा था। प्री मेरे लिए सबसे बड़ी हर्डल थी। जैसे मेरा पहली बार 2024 में प्री होता है, उसी साल मेरा मेंस होता है, उसी साल मेरा इंटरव्यू होकर फाइनल सिलेक्शन है। वीडियो का जैसा मतलब जैसे प्रीलिम्स आप करते हैं उसके साथ ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को आप ये बता दीजिए कि आप हिंदी मीडियम से थे कि इंग्लिश मीडियम से, क्योंकि दर्शक जो देख रहे हैं उनके अंदर एक बड़ी लालसा होती है कि भाई हिंदी मीडियम वाले तैयारी कैसे करते हैं या फिर इंग्लिश वाले कैसे करते हैं, तो ये बताएं थोड़ा सा। चूँकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, मैं आईआईटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ था, तो मेरा मीडियम इंग्लिश ही था। अच्छा अच्छा। और लेकिन मैंने ऐसे के लिए अपने मीडियम को हिंदी रखा था। अच्छा अच्छा। ऐसे के लिए केवल हिंदी रखा था, अदरवाइज मैंने जीएस 1 2 3 4 5 6 के लिए मेरा मीडियम इंग्लिश रहा है। जी। तो वरदान जी, जान लेते हैं शुरुआत से, क्योंकि अभी तो आपने मान लीजिए आपको बीडीओ का पद मिल गया, इसके बाद भी आप प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहेंगे निश्चित तौर से, क्योंकि उम्र भी आपकी बहुत है। तो शुरुआत करते हैं बचपन से कि बचपन के दिनों में किस तरीके से आपकी पढ़ाई हुई, क्या बैकग्राउंड था, फैमिली का किस तरीके से शुरुआत में सपोर्ट मिला, या शुरुआत में फैमिली बैकग्राउंड किस तरीके था, इसके बारे में कुछ बताएं। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा शिक्षित न होने के कारण मेरे भैया ने, सोनू भैया हैं, विकास भैया, उन्होंने पूरी मेरी एजुकेशन को एक सुपरविजन मॉनिटरिंग करने का काम किया। तो सबसे पहले उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम जैसे स्कूल में डलवाया, जिसमें मेरी सुधा मैम है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। 1 से 5 तक मैंने वहाँ पर पढ़ाई की है, स्वामी परमानंद इंग्लिश मीडियम में। फिर उसके बाद मैं नवोदय जैसे इंस्टीट्यूट में जाऊँ। नवोदय में गए। अच्छा, 5 से आपने नवोदय में 12 तक की पढ़ाई करी है? 6 से 12 तक की पढ़ाई नवोदय में करी है। और नवोदय के तुरंत बाद फिर आपने किस तरीके से हायर एजुकेशन कहाँ से करी, कैसा क्या रहा? नवोदय के बाद मैंने 1 साल की तैयारी की है। आईआईटी जेई का एग्ज़ाम होता है, जेई एडवांस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैं आईआईटी बीएचयू में गया, जिसमें मुझे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया मैंने। और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने में लग गया। नवोदय की जो आपने पढ़ाई करी वो तो इंग्लिश मीडियम पे ही रही होगी आपकी? 8th तक हमारा हिंदी मीडियम रहता है। अच्छा। फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट जैसे साइंस और मैथ्स वो इंग्लिश मीडियम में आ जाते हैं, लेकिन सोशल साइंस हिंदी में रहता है 9th और 10th। फिर उसके बाद आर्ट, फिर उसका साइंस स्ट्रीम हो जाती है, तो उसमें तो हमारे सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में ही चलते हैं। अच्छा। आईआईटी आपने बीएचयू से किया है? तो आईआईटी किस ट्रेड पे, कैसा क्या? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग से करी। तो उसके बाद क्या आपने जॉब वगैरह करी कुछ आईआईटी से? नहीं, मैंने जॉब नहीं की। उसके बाद मैंने मतलब डायरेक्टली आप जो है तैयारी पहले से ही कुछ मेरे मन में आ रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए, और धीरे धीरे भैया लोग भी, सभी लोग यही गाइड करते थे कि आप इधर जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, तो आप आईआईटी की तैयारी करने के साथ साथ में अचानक से आप मतलब इधर सिविल सर्विसेज की तरफ थोड़ा सा एकदम रुख बदल गया ना, कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं, तो मतलब ऐसे कैसे निर्णय ले लिया कि मतलब आईआईटी करते करते इधर आ गए? देखिए, जैसे बात करें तो सिविल सर्विसेज एक कैरियर ऑप्शन की तरह भी मैं देखता हूँ। बिल्कुल, कैरियर ऑप्शन की तरह उसके साथ साथ सोशल सर्विस भी उसके साथ में मैं कर सकता हूँ। तो मेरा, जैसे हम नवोदय में थे स्कूल में, तो वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं, वहाँ पे जो सर्वा होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं, तो आते थे हमारे स्कूल पे, तो हम लोग को गाइड करते थे। हम लोग देखते थे बचपन में कि अच्छा ऐसा भी कुछ पद होता है, ऐसे भी कुछ, तो उससे मुझे पावर वाला पद होता है। हाँ, उससे धीरे धीरे मुझे पता चला कि अच्छा ये भी किया जा सकता है। तो वो एक मन में
एक बात थी कि ऐसा भी कुछ होता है तो वो चीज़ें करके देखनी है। तो धीरे धीरे मुझे, और जैसे ही मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे एक्सपोजर मिला, चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, तो मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर इसके बाद आपने जो है मतलब तैयारी शुरू करी, आईआईटी करने के बाद तैयारी शुरू की। तैयारी आपने कहाँ से करी थी? इलाहाबाद से करी या फिर दिल्ली से, कहाँ से? उससे तो इसके लिए अक्सर लोग कहते हैं कि दिल्ली जैसी जगहें ज़्यादा बेस्ट होती हैं, तो कैसे क्या तैयारी करा आपको? मैंने अपनी तैयारी लखनऊ भागीदारी भवन से की है। अच्छा। समाज कल्याण विभाग के अंदर एक कोचिंग चलती है, समाज के वंचित वर्ग जो भी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनके लिए कोचिंग चलाई जाती है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। इसमें फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग और स्टडीज़ की सुविधा होती है, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। अच्छा, जैसे ये आपने जो बताया कि आपने यहाँ से रह करके तैयारी करी है, तो इसमें से और भी जो छात्र हैं जो कि आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, वो जाना चाहते हैं, तो उसका थोड़ा सा प्रक्रिया बता सकते हैं आप? क्योंकि आपको लाभ मिला है तो हो सकता है भविष्य में और लोगों को भी लाभ मिले सब। जी, अभी जैसे सेशन ख़त्म होने वाला है वहाँ का, मई में ख़त्म होने वाला है सेशन, तो उसके पहले ही मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही, अभी लास्ट अप्रैल या फिर मई स्टार्टिंग में उसके फॉर्म आ जाएंगे। अच्छा। नहीं आएंगे तो सरकारी रिजल्ट में भी शो होते हैं उसके फॉर्म। एडमिशन वाले सेक्शन है, उसमें भागीदारी भवन करके नहीं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट करके एक पेज होता है, उस पोर्टल है, उसमें जाके आप फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और एग्ज़ाम्स भी के लिए भी कोई फीस नहीं है, और लखनऊ और कानपुर जैसे सिटीज़ में भी एग्ज़ाम्स इसके कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसी मेरिट होती है उस हिसाब से मतलब मेरिट के आधार पे बच्चों को वहाँ पे रेजिडेंशियल सुविधाएं मिलती हैं, रहने की, खाने पीने की सुविधाएं, लाइब्रेरी 24 आवर्स अच्छा, पढ़ाई के लिए, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है वहाँ पे। अच्छा, तो मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये चीज़ें दी गई हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, और वो अक्सर जानकारी नहीं होती है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन वो तैयारी कर नहीं पाते क्योंकि आर्थिक रूप से समस्याएं होती हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आप किसान परिवार से आते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग होते हैं तो किसान परिवार या मजदूर परिवारों से होते हैं बच्चे, जो कि पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बताई है, और जो भी हमारे देखने वाले दर्शक हैं उनको जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से, अगर आप किसी तरीके का ये नहीं है कि हम हमारे पास आर्थिक समस्याएं हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो सरकार ने व्यवस्थाएं करके रखी हुई हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और मेरिट के आधार पर आपका वहाँ चयन होगा और आप तैयारी कर पाएंगे, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो जो तैयारी आपकी रही, जैसे कि आपने बताया कि वहाँ रहकर तैयारी करी जहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह सारी सुविधाएं थी, तो किस तरीके से क्या रूटीन आपने फॉलो किया, कितने घंटे पढ़ाई करी? क्योंकि कहा जाता है कि भाई सिविल सर्विसेज के लिए बहुत 24 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, तो कितना समय आपने दिया? पढ़ाई की बात करें तो सुबह से मेरा यही रूटीन रहता था कि जैसे 7 या 8 बजे उठ गए, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद 9 से 1 बजे तक, 9:30 से 10 से 1 बजे तक मेरा लाइब्रेरी चला जाता था, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता। फिर उसके बाद 1 से 2 तक लंच किया, उसके बाद कभी कभी होता है कि नींद आ रही है थोड़ी देर, तो 3-4 बजे तक सो भी लिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब कंटिन्यू पढ़ ही रहे। फिर उसका सो लिया, फिर उसका 4 से 6 बजे तक लाइब्रेरी में फिर से चले गए, वहाँ पढ़ाई की। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स भी मैं खेलता था, वॉलीबॉल, वहाँ पे वॉलीबॉल की सुविधा, वो भी जरूरी है शरीर के लिए, तो एक घंटे में डेली खेलता था। जैसे मेरे मेंस एग्जाम चल रहे थे, मैं हफ्ते भर पहले तक वहाँ पे वॉलीबॉल खेलता था। तो मुझे लगता है कि उससे मेंटल हेल्थ आपकी बेहतर रहती है। तो इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेंटल हेल्थ खेलेंगे कूदेंगे तो आपकी वो जो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं, वो आपका जो टैलेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको इंटीग्रेट करके बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो निकालने काम करेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा फोकस किस सब्जेक्ट पे रहा? ऐसा होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि मतलब उनको लगते हैं काश ये ना होते हैं, है ना? तो ऐसा मतलब कोई सब्जेक्ट रहा होगा ना जिस पे फोकस ज़्यादा करना पड़ा होगा? मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ऐसा कोई ना ही वीक सब्जेक्ट था, ना ही ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सब्जेक्ट था। मैं बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे आज आप कोई भी सब्जेक्ट आज ला के दे दिए, वो कहिए कि नहीं इसमें आप कर लीजिए, और मैं उसमें कर लूँगा, उसमें एवरेज मार्किंग ले आऊँगा। लेकिन आप ये कहिए कि बिल्कुल एक्सीलेंट हो जाओ आप, तो वो शायद ना हो पाए। लेकिन मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देता हूँ, बराबर वैल्यू देता हूँ, और जिस तरीके से उनकी मार्किंग है
क्योंकि मार्किंग वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है कि आप जिस तरीके की मार्किंग, उस हिसाब से उनको टाइम देना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। हिंदी में सोचते हैं कि नहीं हम तो हिंदी कर लेंगे, यूपी हाँ, कर के लेंगे। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हिंदी आसानी से कर हिंदी लेंगे। भाषी क्षेत्र के हैं, तो हिंदी हमारे लिए तो बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिंदी में जैसे ग्रामर बहुत लोगों की 4-4, 5-5 नंबर गलत हो जाती है। बिल्कुल गलत हो जाती है। मेरी पिछली बार मुझे याद है 2 या 3 नंबर मेरी गलत, 2 नंबर ही गलत थी और बाकी सारा कुछ हिंदी में सही था। और मेरी ऊपर वाले की दया से राइटिंग भी ठीक है, वर्तनीय शुद्धि मैं कम करता हूँ, तो उसका मुझे लगता है मुझे फ़ायदा मिला है। फायदा मिला हुआ। जैसे कि परीक्षा एक मतलब एक लंबा टास्क होता है कि पहले प्रीलिम्स है, फिर मेंस है, फिर इंटरव्यू है, तो एक बड़े पड़ाव होते हैं। तो इन तीनों पड़ाव में मतलब सबसे ज़्यादा आपको टफ कौन सा लगा कि मतलब यार ये वाला बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ लगा या मतलब सब कुछ नॉर्मल आया? क्योंकि आपने बताया कि प्रीलिम्स आप पहले भी दिए थे और इस बार आपने मतलब सब सारा एक साथ क्लियर कर दिया, तो इसके पहले प्रीलिम्स भी नहीं निकल रहा था, तो कौन सा मतलब ज़्यादा टफ लगा? मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे 2020 और 21 में मैं यूपीएससी के लिए फोकस था, तो यूपीएससी मेरा प्री नहीं हुआ और पीसीएस भी मैं साथ साथ डाल देता था, बस एग्ज़ाम देने के लिए डाल देता था, तो मैं उसके लिए कुछ भी पढ़ता नहीं था। तो मेरे एग्ज़ाम में पीसीएस में ठीक ठाक मार्क्स आ रहे थे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ। और जब मेरे यूपीएससी 2021 में बहुत ख़राब मार्किंग हुई, मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद यूपीएससी के लिए नहीं पीसीएस के लिए बनाऊँ। तो मैंने अपना जो फोकस है तुरंत शिफ्ट किया यूपीएससी से पीसीएस की तरफ। 2022, 2023, 2024 तीनों अटैम्प्ट मैंने फुल एनर्जी से दिए पीसीएस में। 2022 में मैं मुझे लग रहा है 5 या 6 नंबर से प्रीलिम्स मेरा रुका था। 2023 की बात करें तो 3 नंबर से मेरा प्रीलिम्स रुका था। फिर उसका 2024 में तो हो गया और अभी मार्कशीट नहीं आई है। हाँ, अभी पता नहीं है देखते हैं कितने से। अच्छा, रैंक आपकी क्या बनी थी इसमें यूपीपीसीएस में? यूपीपीएससी में रैंक का क्या होता है कि हर एक पोस्ट वाइज रैंक अलग आती है। हाँ, तो एसडीएम की जो है रैंक है वो रैंकिंग अलग होगी, एआरटीओ की अलग होगी, बीडीओ की अलग होगी, डिप्टी एसपी की अलग होगी। तो मेरी बीडीओ में जो रैंकिंग है 6 नंबर पर है और मैं यूआर में सिलेक्टेड हूँ। तो ये जो सफलता आपको मिली बीडीओ पे 6 रैंक पे, इस पे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर क्या रहा आपका? मतलब किस तरीके से मानेंगे कि आपकी जो लगातार पढ़ाई थी या जिस तरीके से आपको सुविधाएं मिली, उसके पीछे बड़ा एक कंट्रीब्यूटर आता है ना कि इसके पीछे क्या एक बड़ा योगदान है? या जो आपने आईआईटी में पढ़ाई करी थी, कहीं ना कहीं से एक बैकअप कहाँ से आपको समझ में आया कि यार ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा? 3 चीज़ों की मैं बात करूँगा। सबसे पहले माता पिताओं का और बड़ों का आशीर्वाद, उसके साथ साथ जो उन्होंने मोटिवेट किया है। मेरे पिताजी और मेरे माताजी ने कभी भी मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि नहीं आपको ये करना है, ये करना है। उन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दी है कि आप जो चाहो वो करो, बस अपने हिसाब से आप अच्छा करना। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और मेरे भैया वो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करते रहे और कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव होगा, जो भी होगा सब अच्छा होगा। उसके बाद बात करें तो आईआईटी में जैसे मैं गया तो वहाँ से मुझे लगता है क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग जो हम हर जगह कोई भी टफ डिसीजन है उसको लेने के लिए हम जो थिंकिंग रखते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है, वो एनालिसिस, वो सारी चीज़ें मुझे लग रहा है मैं वहाँ से सीख कई बार बड़ी चुनौतियां आती हैं। ऐसा है कि तैयारी कर रहे हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार निराशा भी लगती है कि यार मतलब क्या करें, नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थितियों, ऐसी चुनौतियों को किस तरीके से आपने फेस किया? क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना कि वो चुनौतियां फेस नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं, है ना, गिव अवे कर देते हैं, चलो हटाओ फिर। तो ऐसा कुछ कभी मन में आया है क्या? हाँ, ऐसा आया है, मन में 1-2 बार आया, लेकिन उसके लिए पिलर सपोर्ट सिस्टम के तौर पर मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन सभी लोग एक साथ खड़े रहे। उसके साथ साथ मेरे दोस्त बहुत सारे हैं। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों में। और बाकी मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, तो उन्होंने भी हमेशा यही कहा है कि तुम्हारा तो होगा ही, आज नहीं तो कल तुम्हारा तो अच्छा होगा ही। अच्छा, आपने जब तैयारी करी तो उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं है, चाहे वो एग्ज़ाम देने में हो, क्योंकि एक टाइमिंग होती है एग्ज़ाम की, उसमें हमारे पार्ट्स होते हैं, इतने टाइम में हमको हिंदी करनी है, इतने में ये करनी है, इतने में ये करनी है।
तो ये टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई का और इसका किस तरीके से आपने सेट किया? क्योंकि अगर जो लोग यूपीपीसीएस या पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट देख रहे हैं आपको, तो उनको कुछ ना कुछ सीख मिल जाए इस इंटरव्यू के माध्यम से, कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, ऐसा कुछ आप बताइए उनके लिए। जैसे पढ़ाई करने की बात करें तो मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट को पूरे दिन ना पढ़ करके उसको डिवाइड करके पढ़ना चाहिए कि 2 घंटे मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 2 घंटे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, 2 घंटे तीसरा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। तो एक सब्जेक्ट को एक ही दिन पूरे दिन पढ़ने के बजाय मुझे लगता है कि 2-3 सब्जेक्ट एक दिन में कवर करने से बेहतर तरीके से हमारे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मतलब अलग अलग सारी चीज़ें हो जाती हैं। उससे ये होता है कि मोनोटोनस से नहीं होता है, बोरिंग नहीं होता है, तो उसमें हाँ इंटरेस्ट बना रहता है और हम बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ का रोल बहुत ज़्यादा है। टेस्ट सीरीज़ किसी भी आप टेस्ट सीरीज़ मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आती है, उसमें से किसी भी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ को उठाइए। बहुत सारी प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स की भी है और सब अच्छी है, तो इसमें से कोई भी आप एक उठाइए और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगाइए। दूसरा ये है कि PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको थोरोली आपको कमांड होना चाहिए। जब तक आप PYQ पे कमांड नहीं होगा आपका, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम निकल पाएगा। ये एक बिटर ट्रूथ है जो हमें आपको एक्सेप्ट करना होगा। और बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सोचते हैं कि हम केवल सिलेबस कवर कर लेंगे उससे हो जाएगा, उससे नहीं होता है। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब पर्टिकुलर इसी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब तक आप उसकी प्रैक्टिस पहले से नहीं कर रहे हैं तो फिर एग्जाम में कितना भी आपको आता है आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो जिसे आपने तैयारी लखनऊ में रहकर करी, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया या आप सेल्फ स्टडी करते थे वहाँ पर, या आपने ऑनलाइन कोर्सेज ले रखे थे? जो दर्शक आपको देख रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पर जानना चाह रहे होंगे इस चीज़ को। जैसे मैंने आपको बताया कि समाज कल्याण विभाग की एक कोचिंग है भागीदारी भवन लखनऊ में, तो वो लोग गेस्ट टीचर्स भी बुलाते हैं। अच्छा। टीचर्स भी जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सारे कवर करने के लिए टीचर्स आते हैं वहाँ पे, तो उनसे भी मैंने लाभ लिया है। उसके अलावा मेरा ज़्यादा फोकस सेल्फ स्टडी पे रहा है। वहाँ पे भी मैं रहा हूँ तो लाइब्रेरी पे ज़्यादा फोकस रहा है कि लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी करूँ। और उसके अलावा सेल्फ मेड नोट्स वो बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके 2 पेजर मेंस के लिए स्पेशली 2 पेजर नोट्स होने ही चाहिए। अगर 2 पेज में आपका छोटा टॉपिक कोई है आपको कवर होना चाहिए। अब ऐसे वगैरह लिखने के लिए तुम्हारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसे वगैरह लिखने के लिए अलग से एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे जनसत्ता का संपादकीय पेज आता है, वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो वो आप रोज़ पढ़िए। जनसत्ता का केवल संपादकीय पेज पढ़िए, मैं नहीं कहता पूरा न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन संपादकीय पेज पढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो थिंकिंग है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, वो आपकी बहुत बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है वो सभी स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा, हर एक इंसान के जीवन में से आपने एक महत्वपूर्ण पद आपको मिला है वीडियो का, और अक्सर हम लोग क्योंकि मीडिया के क्षेत्र से हैं तो अक्सर मुलाकात होती रहती हैं खंड विकास अधिकारियों से, तो बड़े चैलेंजेस हैं इस पोस्ट पे, तो क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ ये पद है और इसके साथ साथ में आपको सीधे जनता से इंटरेक्शन है, जनता से मिलना है, और इसके साथ में जो एक छोटी न्यायपालिका जिसको प्रधान कहते हैं या मतलब ब्लॉक प्रमुख है, उस स्तर से निपटना होता है। तो इससे किस तरीके से निपटेंगे, क्या तैयारी आपने कर रखी है? कुछ ना कुछ माइंड में होगा क्योंकि चुनौतियां तो हैं। बिल्कुल चुनौतियों की बात करें तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि चुनौतियां हैं, ठीक है, अभी तो पद मिला है केवल। अभी जैसे ही मैं ज्वाइन करूँगा, चीज़ों को देखूंगा, समझूंगा और अपने जो भी ट्रेनिंग पीरियड है उससे सीखूंगा। उसके अलावा मेरी जो ट्रेनिंग होगी CD और DM के अंडर भी होती, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती, उससे मैं सीखूंगा। और उसके अलावा बात करें तो मैं ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करता हूँ, तो मुझे जो ज़मीनी हकीकत है उसका तो कुछ कई बार ऐसा होता है ना कि हो सकता है कोई गरीब व्यक्ति, जनता में ऐसा व्यक्ति आ गया अपनी समस्या लेकर के, और आपके पास उसका कोई सलूशन, मतलब ऑफिशियली सलूशन नहीं है, इमीडिएट सलूशन नहीं है ऑफिशियली, मतलब आप उसको सलूशन उसका दे नहीं सकते, लेकिन आप उस व्यक्ति को निराश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बड़ी विडंबना वाली स्थिति बनती है, और ऐसे में आपको उस व्यक्ति को भी संतुष्ट करना होता है और अपने सिस्टम को भी समझना होता है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है। तो अब ये कि आप ट्रेनिंग में जाएंगे, उसके बाद सारी चीज़ें सीखेंगे, समझेंगे, और आशा ये रहेगी कि आप एक बेहतर
जो खंड विकास अधिकारी बन करके रहेंगे। तो एक और चीज़ पूछना चाहते थे कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्रेरणा स्रोत होता है किसी भी चीज़ के लिए। कुछ किसी के जीवन में कोई पुस्तक होती है, किसी के जीवन में कोई महापुरुष होता है, किसी के जीवन में घर का परिवार का कोई व्यक्ति होता है। तो ऐसा कुछ अगर है तो बताएं। मेरे प्रेरणा स्रोत सबसे पहले तो मेरे पापा, उसके अलावा बात करूँ तो मेरे विकास भैया। उन्होंने जब वो आर्मी की जॉब छोड़ कर आए थे तो उसके बाद उनकी मैरिज हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से पढ़ाई की है मैंने देखा है। वो घर में कोई फंक्शन है, सब कुछ हो रहा है और उसके बाद वो लगे हुए हैं और उन्होंने अपने टारगेट को अचीव भी किया। इंटर कॉलेज में आज वो टीचर के पद पर चयनित हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा उन्हीं से मिली है और उन्होंने हमेशा मुझे गाइड करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं बड़ों का जो गाइडेंस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उनसे कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिलता है। जैसे आज आपने इतनी बड़ी परीक्षा क्वालिफाई करी है तो आगे जो भविष्य में जो आप पीढ़ी है या जो भी भाई बहन है छोटे, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं आपसे लाभ उनको मिलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर हम एक बार देखें कि जो बीडीओ का पद है ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है, तो भविष्य की किस तरीके से योजनाएं हैं? क्या मतलब इसके ऊपर भी आप सोचा है, आईएएस वगैरह देने के लिए सोचा है आपने? कुछ और पाना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि हम वीडियो के पद में रह करके कुछ ग्रामीण व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे? अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है या फिर क्या है, क्योंकि इस बार भी मैंने फॉर्म नहीं डाला था यूपीएससी का। 2022 से मैंने फॉर्म डाला ही नहीं यूपीएससी का। तो अभी तो ऐसा इमीडिएट सोचा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर जो मेरा फ्यूचर में जैसी भविष्य में संभावनाएं बनती हैं उसके हिसाब से डिसीजन लूँगा। उसके अलावा अगर बात करें तो ग्रामीण परिवेश को बदलने की, तो मैं उसमें मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने बीटेक किया हुआ है तो मैं ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेकर आऊँगा जिसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन और जनता के बीच में जो दूरी है उसको कम करने में मेरा ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात कही है। इस विषय में बात भी करना चाह रहा था कि मतलब ये दूरी जो बन रही है ये एक बड़ा समस्या है समाज में। इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि जनता के साथ जो इंटरेक्शन है बहुत मतलब पोलाइट होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और बहुत पोलाइट और आप जनता की संवेदनाओं को समझने के काबिल होने चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि मतलब जब तक इंटरव्यू वगैरह में जो स्टूडेंट होता है, जब तक वो अधिकारी के लिए, तो उसके विचार एक अलग तरीके के होते हैं और इसके बाद जब उस पद में बैठने के बाद अक्सर लोगों के विचारों में परिवर्तन देखा गया है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बाकी जैसे आपने आईआईटी करी थी, तो अक्सर आईआईटी वगैरह करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो विदेशों में जाकर के कमाने का या कॉरपोरेट पे एकदम चमक धमक पे मतलब थोड़ा सा जीवन बिताने का सोचते हैं। लेकिन अब आपने जो चुना मतलब ये रास्ता, ये ग्रामीण परिवेश से जुड़ करके कहीं ना कहीं जनता की सेवा, ये इसको कहेंगे कि जनता की सेवा करने का मौका मिला, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, एक ये जानना चाहेंगे कि जो अक्सर ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से युवा निकल करके जाते हैं यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, अन्य छोटी परीक्षाओं, तमाम परीक्षाओं के लिए निकल कर जाते हैं, उनके लिए कोई एक संदेश आप अगर देना चाहें कि किस तरीके से वो तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि सीमित संसाधन, सीमित आर्थिक व्यवस्था उनके पास होती है। मेरा मानना है कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं आधे टाइम अपनी तैयारी में घर से ही मैंने तैयारी की है। तो उसके लिए ये है कि आपको सोशली थोड़ा सा डिटैच होना पड़ता है लोगों से। बिल्कुल होना पड़ता है। जैसे हमें पढ़ाई करनी है तो हम कुछ समय अपने फ्रेंड्स के साथ बिता सकते हैं। जैसे मेरा डेली का रूटीन था कि मैं 1 घंटा अपने फ्रेंड्स के साथ, डेली का मेरा रूटीन था, हील हो जाता तो वो चीज़ करने की ज़रूरत है। बाकी और उसके अलावा जितना भी टाइम आपका बच रहा है उसमें आपको फोकस्ड होके पढ़ाई करनी है। जैसे आप पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप केवल बुक के सामने बैठे हुए, मोबाइल के सामने बैठे हुए, बस आप पढ़ाई कर रहे हैं, केवल आप देख रहे हैं। जो आपका जो आप पढ़ रहे हैं और आप जो पढ़ रहे हैं और जो आपकी आंखें, उनके बीच में कुछ हर्डल नहीं होना चाहिए, आपके बीच में कोई विचार नहीं होने चाहिए। केवल आप उस समय पढ़ रहे होने चाहिए। तब मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम होगा, मतलब कोई कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप सक्सीड हो जाएंगे। अच्छा, मेंटल हेल्थ को किस तरीके से कंट्रोल किया आपने? क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के दौरान या एग्ज़ाम के आगे पीछे मतलब मेंटल हेल्थ ज़रूर गड़बड़ाती है स्टूडेंट्स की, तो उसको किस तरीके से कंट्रोल किया? सबसे पहली बात तो
गार्जियन का सपोर्ट तो ऑब्वियस है, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उससे मेंटल सपोर्ट बहुत सबसे ज़्यादा मेंटल सपोर्ट मिलता है। बहुत ज़्यादा। तो उसके अलावा बात करें तो मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था, आईआईटी जैसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होने के बाद मुझे इस चीज़ का कॉन्फिडेंस था कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो उसके बाद ही मैंने ये डिसीजन लिया था कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ इधर भी सिविल सर्विसेज के लिए। तो मुझे ये हमेशा से कॉन्फिडेंस था, तो वही कॉन्फिडेंस मुझे मोटिवेट करता रहता था कि अरे कोई बात नहीं, नहीं होगा, आगे तो है ही, ऑप्शंस खुले हुए। तो उससे क्या होता था कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा फेटिक नहीं होता था, डिस्टर्ब नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है मुझे बैक कर रहा है। अंतिम 2 प्रश्न करना चाहेंगे। पहली बात तो शिक्षा समाज में बहुत महत्वपूर्ण है और आज मतलब लोग पढ़ा रहे हैं खूब बच्चों को हर चीज़। तो एक तरफ चमक दमक वाली शिक्षा का बड़ा महत्व हो गया कि हमारा बच्चा फला विद्यालय में पढ़ता है, हमारा बच्चा फला विद्यालय में पढ़ता है, और एक होता है कि रियलिस्टिक शिक्षा कि मतलब रियल में वो पढ़ रहा है। तो एज गार्जियन को और स्टूडेंट्स को कोई एक संदेश जो देना चाहें कि शिक्षा ग्रहण करें तो किस तरीके से करें, मतलब क्या चमक दमक की तरफ भागें या फिर एकदम कि हाँ यहाँ पे बेहतर हो रही है, घर पे पढ़ाई भी हो रही है, उन चीज़ों पे फोकस करें? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि मैं स्वामी परमानंद इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, वहाँ पे हम लोगों को बैठने के लिए टाट पट्टी मिलती थी, ठीक है। तो वहाँ पे हम, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कूल भी थे जहाँ पे बेंचेस वगैरह सारी अवेलेबल थी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, बेहतर था, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी। क्वालिटी एजुकेशन क्योंकि स्वामी परमानंद इंग्लिश मीडियम में अच्छी थी, इसलिए मेरे भैया ने कहा कि आपको वहाँ पढ़ाई करनी है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन की ओर जाना चाहिए, ये नहीं कि आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिर जो चीज़ें जो बाहरी आज का एजुकेशन सिस्टम लगभग ऐसा ही बन के रह गया है कि गार्जियन भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छा वहाँ पे विद्यालय है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छा गार्डन है, और ये भी चीज़ें हैं, फीस उनकी 10,000 रुपये महीने की है तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये एक माइंडसेट गार्जियन का बन रहा है कहीं ना कहीं। तो अब एक अंतिम आपसे लेना चाहेंगे क्वेश्चन कि आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय मैं अपने माँ बाप, अपने परिवारजनों का, अपने ग्रामवासियों का, उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी इंटायर जर्नी में मुझे हमेशा मोटिवेट किया है, हमेशा ये फील कराया है कि नहीं आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है सबका सपोर्ट मेरे साथ रहा है हमेशा, जिस वजह से मैं उस मुकाम पर पहुंच पाया हूं और आपके सामने उपस्थित हूं। बिल्कुल। तो वरदान जी, लास्ट में कहना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को एक कोई संदेश आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं आप। संदेश की बात करें तो मुझे लगता है कि आप अपने जो भी डिसीजन है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, यूपीपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना 100% दीजिए, दृढ़ निश्चय होकर काम कीजिए। और मुझे लगता है कि आप केवल 1 साल दृढ़ निश्चय होकर तैयारी कर लेंगे तो आपको उसके छोटे मोटे रिजल्ट्स तो दिखने शुरू हो ही जाएंगे। ये नहीं होगा कि आप कंपटीशन में ही नहीं है, जैसे आप एटलीस्ट कंपटीशन में आने लगेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अच्छा ठीक है मैं कर सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। आपको केवल 1 साल फुल मोटिवेट होकर और डेडिकेशन के साथ आपको बस 1 साल देना है खुद को। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चीज़ है और इससे आपका ज़रूर जो भी सपना है ज़रूर पूरा होगा। धन्यवाद वरदान जी, आपने महत्वपूर्ण अपना समय हमको दिया। तो ये थे हमारे साथ वरदान गुप्ता जी, जिन्होंने यूपीपीसीएस में वीडियो की रैंक हासिल करी है और इन्होंने टिप्स दिए कि किस तरीके से आप भी तैयारी कर करके आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से और भी स्टूडेंट्स आगे बढ़ सकते हैं और किन किन कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके अंदर और भी आपके मन में कोई प्रश्न है, क्योंकि आगे और भी बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज आने वाले हैं, तो वो प्रश्न हमें जरूर डालिएगा। वो हम अगले जो भी कैंडिडेट होंगे उनसे हम वो प्रश्न करेंगे। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।